नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका जिसे औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। औपचारिक कार्यपालिका को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। अनौपचारिक कार्यपालिका को औपचारिक कार्यपालिका का नाम नामात्र कार्यपालिका भी है और अनौपचारिक वास्तविक कार्यपालिका। अनौपचारिक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और अनौपचारिक कार्यपालिका शक्ति जो होती है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को संसदीय शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष भी कहा जाता है। शासनाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को समझने के लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 को समझना होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघीय कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा। एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में ये लिखा है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, किसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा, कौन करेगा, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, इससे संबंधित प्रावधान जो है आर्टिकल 75। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, वो उसके परामर्श से, देखिए मूल संविधान के अंदर सब था, उसके परामर्श से कार्य करेगा। किंतु बाद में इसमें बदलाव आया, विवाद पैदा हुआ कि क्या भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। एक बार लॉ कॉलेज में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भाषण देते हुए इस बात का उल्लेख भी किया कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। इससे पहले एक संशोधन हुआ, 24वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति विधायी मामलों में, विधायन के जो मामले हैं यानी कानून निर्माण के मामलों में मंत्री परिषद की दी गई सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। आंशिक तौर पर 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया।
कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक प्रोविजन और जोड़ा गया। प्रोविजन क्या जोड़ा गया कि राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य तो होगा, किंतु वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार करके वापस राष्ट्रपति के पास सलाह भेजती है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ऐसे में अगर संवैधानिक परिस्थिति देखते हैं तो राष्ट्रपति नामात्र या रबड़ स्टैंप है, किंतु कुछ राजनीतिक और संवैधानेतर परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति के पास कुछ संविवेकी शक्तियां हैं जहां वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः इस बारे में एक सेंटेंस है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किंतु कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि परंपरा तो यह है कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, किंतु यदि लोकसभा के अंदर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिले, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वतंत्र है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त की करे। और ऐसा चंद्रशेखर और देवगौड़ा के समय हुआ भी है कि संसदीय दल को किसी को भी बहुमत नहीं मिला और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने अपनी इच्छा से की है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किससे? सामान्यतया बहुमत दल के नेता को। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब प्रश्न उठता है कि इनका कार्यकाल कितना है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल मोटे तौर पर 5 वर्ष बताया जाता है, जो कि गलत है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, उसमें हमें इस भाषा को आर्टिकल 75 को समझना होगा कि मंत्रिपरिषद या मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और प्रसाद स्वैच्छिक है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब चाहे राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है, किंतु इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वह राष्ट्रपति है, और किंतु इसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो ये पदावधि 5 वर्ष है, न कि कार्यकाल। प्रधानमंत्री की पदावधि जो है वो 5 वर्ष है, कार्यकाल जो है वो तब तक है लोकसभा का विश्वास जब तक उसे प्राप्त होता है। उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य नियुक्त कर सकता है। तो एक शुरुआती दौर में जब गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हुई 1989 में, तब ये हुआ कि प्रधानमंत्रियों ने 150 मंत्री नियुक्त करने शुरू कर दिए। ऐसे में पार्लियामेंट में एक विधेयक लाया गया और जिसका नाम था 91वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2001 में। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब है वर्तमान संसद के अंदर वर्तमान में भारतीय सरकार में 82 मंत्री हो सकते हैं। अब हमें कुछ मंत्रिपरिषद से संबंधित शब्दावली है उसको समझना चाहिए। मंत्रिपरिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सभी प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनको सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। एक शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं वो जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री और नंबर 3 उपमंत्री।
दो शब्द जो यहाँ कंफ्यूज करते हैं, एक है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री और एक शब्द है संसदीय सचिव। यह राजनीतिक परिस्थिति जन्य विकसित पद हैं। स्वतंत्र प्रभार का मंत्री सामान्यतः राज्य मंत्री होता है, किंतु राज्य मंत्री केवल उस विभाग में होता है जो विभाग बड़ा होता है। कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करने के लिए राज्य मंत्री लगाया जाता है, लेकिन विभाग छोटा हो और उसे इंडिपेंडेंट रखने के लिए कि उस पर सर्वे सर्वा हो, कैबिनेट मंत्री नहीं अपॉइंट किया जाता है, तब उसके साथ शब्द जोड़ दिया जाता है स्वतंत्र प्रभाव। और संसदीय सचिव से संबंधित कोई प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है। ये राजनीतिक परिस्थितियों प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किया जाता है संसदीय सचिव, और उसी के प्रति वह उत्तरदायी होता है। अब बात आती है कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री क्या अधिकार और शक्तियां क्या हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों के माध्यम से इनको हम समझें। पहली बात, भारत में संसदीय शासन प्रणाली जहां दोहरी कार्यपालिका होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक या अनौपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है जी? वास्तविक या अनौपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है पीएम। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? शासनाध्यक्ष। क्या कार्य है जी? पहली बात, मंत्रियों की नियुक्ति करना। नंबर 2, क्या? मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। यह प्रधानमंत्री का स्वविवेक है कि वह किसे विभाग प्रदान करता है, किसे मंत्री नियुक्त करता है। उसके बाद मंत्रियों के विभागों में समन्वय का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य। उसके अलावा सदन का नेता होता है, विदेश नीति का निर्माता, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे भी नियुक्त कर सकता है। सामान्यतः वह संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। सामान्यतः लोकसभा, किंतु राज्यसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है भारत में, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में निम्न सदन का सदस्य ही प्रधानमंत्री होता है। भारत में अब तक 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से थे। नंबर 1 इंदिरा गांधी, उसके बाद HD देवगौड़ा, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो मोटे तौर पर संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री ही वास्तविक रूप से समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संघीय विधान मंडल। थैंक यू।